मध्य प्रदेश की अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी फॉर काउंसलिंग क्या होती है, एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट किस किस चीजों की पड़ेगी, सर्टिफिकेट्स कौन कौन से लगेंगे, अपने स्टेट का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो या कैटेगरी रिजर्वेशन हो, बट अगर मध्य प्रदेश में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको 50 परसेंटाइल की नीड है। ऐसे एप्लीकेंट जो डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हो कहीं से भी, वो एलिजिबल नहीं होंगे डिग्री प्रोग्राम के लिए। मिनिमम 2 इयर्स के बाद ही एलिजिबल हो सकते हैं डिप्लोमा करने के बाद। मतलब अगर एनआरआई है या स्पॉन्सर एनआरआई है तो उसका एनआरआई स्टेटस सर्टिफिकेट इशू जो कि वहां की एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से इशू होना चाहिए उस कंट्री का। अगर आपने सर्विस 1 ईयर किया है तो भी आपको लाभ मिलेगा 10% का, अगर 2 ईयर किया है तो 20% का, 3 ईयर अगर कंप्लीट किया है तो 30% का इंसेंटिव मिलेगा आपको, जो कि इन सर्विस एप्लीकेंट के लिए। तो अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं या गवर्नमेंट कोटा का लाभ लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश का, तो नीट पीजी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, नीट पीजी का एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है। अगर ड्यूरिंग द कोर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को आप डिसकंटिन्यू करते हो तो 30 लाख रुपए की पेनाल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। हम बात करने वाले हैं नीट पीजी मध्य प्रदेश के बारे में। हालांकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड ओवरव्यू वीडियो मैं पहले भी लेकर आ चुका हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में डिफरेंट चीजें आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ऐसे एप्लीकेंट जो मध्य प्रदेश नीट पीजी की काउंसलिंग 2025 में कराने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही नेसेसिटी है। इस वीडियो में हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरआई कोटे के लिए कौन कौन से एप्लीकेंट एलिजिबल हैं, और बेसिकली ये वीडियो फाइनल डिटेल एनालिसिस जो मध्य प्रदेश का गजट है 25th का नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए, वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बेसिकली रूल्स के ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे और इसमें और भी चीजें हम जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हम सबसे पहले मध्य प्रदेश पीजी मेडिकल इंफॉर्मेशन हमारा हेडर है कि मध्य प्रदेश पीजी मेडिकल इंफॉर्मेशन, इसमें हम जानेंगे एलिजिबिलिटी काउंसलिंग। मध्य प्रदेश की अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी फॉर काउंसलिंग क्या होती है, एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट किस किस चीजों की पड़ेगी, सर्टिफिकेट्स कौन कौन से लगेंगे, एनआरआई स्पॉन्सर के लिए क्या मैंडेटरी है, राउंड वाइज रूल्स एंड रेगुलेशन कि राउंड 1 में क्या रहता है, कौन से राउंड में रजिस्ट्रेशन खुलता है, किस राउंड से अदर स्टेट के एप्लीकेंट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट रूल्स को भी जानेंगे कि चॉइस फिलिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद आफ्टर अलॉटमेंट ज्वाइनिंग करने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ता है, अपग्रेडेशन अगर करना है तो हमें क्या करना होगा, और अगर हमें बाहर जाना है तो एग्जिट रूल क्या रहने वाला है। दोस्तों ये आपके सामने हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इन सारे पॉइंट का डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, वो एप्लीकेंट जो मध्य प्रदेश नीट पीजी को लेकर इस वर्ष की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश पीजी मेडिकल काउंसलिंग सीट्स एंड नीट पीजी परसेंटाइल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो मध्य प्रदेश का नीट पीजी की सीट्स किस डिस्ट्रीब्यूशन में काउंसलिंग होती है और परसेंटाइल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो द सीट्स मध्य प्रदेश पीजी मेडिकल काउंसलिंग 50% सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट सीट्स अंडर स्टेट कोटा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट पे स्टेट काउंसलिंग कराएगा और 50% सीट पे एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग होगा, यानी कि ऑल इंडिया कोटे से काउंसलिंग होगा। दोस्तों अब देखते हैं प्राइवेट में 100% सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कंप्लीट कराएगी, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के 50% सीट्स पे स्टेट मेडिकल काउंसिल कराएगा काउंसलिंग, और प्राइवेट के 100% सीट्स पे स्टेट काउंसलिंग यानी कि एमपीडीएमई काउंसलिंग कराएगी। दोस्तों एमपीडीएमई नीट पीजी परसेंटाइल क्वालिफिकेशन ऑफ मध्य प्रदेश क्या रहने वाला है। तो देखिए मध्य प्रदेश के लिए ओबीसी एससी एसटी यानी कि कैटेगरी रिजर्व स्टूडेंट के लिए 40 परसेंटाइल रहने वाला है, और 50 परसेंटाइल जो है ऑल इंडिया कोटे से जो एप्लीकेंट है उनके लिए रहने वाला है। यानी कि अगर मध्य प्रदेश स्टेट का डोमिसाइल है, नेटिविटी है या मध्य प्रदेश से यूजी की है और उनके पास कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट है, उनके लिए 40 परसेंटाइल रहेगा। ऐसे एप्लीकेंट जो मध्य प्रदेश में अदर स्टेट के हैं और पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके ऊपर
50 परसेंटाइल वाला रूल लागू होगा, न कि 40 परसेंटाइल। हालांकि उनके पास अपने स्टेट का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो या कैटेगरी रिजर्वेशन हो, बट अगर मध्य प्रदेश में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको 50 परसेंटाइल की नीड है। अब यूआरपीडब्ल्यूडी के लिए बात करते हैं तो 45 परसेंटाइल, यूआरईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल। इस वर्ष के जो ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो आपका परसेंटाइल है वो 235 नंबर है जो एलिजिबिलिटी है, और यूआर के लिए 276 और यूआरपीडब्ल्यूडी के लिए 255 नंबर है दोस्तों, जो कि 40, 45 और 50 परसेंटाइल एलिजिबिलिटी है। तो ये रही आपके पास मध्य प्रदेश को लेकर बेसिक एलिजिबिलिटी के लिए। इन एलिजिबिलिटी फॉर द सीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा इन ए सब्जेक्ट not eligible for degree diploma in other subject for 2 years. After completion of degree in subject not eligible for degree diploma in another subject for 3 years. ऐसे एप्लीकेंट जो डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हो कहीं से भी, वो एलिजिबल नहीं होंगे डिग्री प्रोग्राम के लिए। मिनिमम 2 इयर्स के बाद ही एलिजिबल हो सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद 2 साल के लिए वो एलिजिबल नहीं है कि वो डिग्री कोर्स को परस्यू कर पाए। इसी तरीके से अगर डिग्री किसी ने कंप्लीट कर लिया है तो नॉट एलिजिबल फॉर डिप्लोमा इन अदर सब्जेक्ट फॉर 3 इयर्स। सपोज किसी कोर्स किसी ब्रांचेस के साथ आपने एमडीएमएस की डिग्री 3 इयर्स की कंप्लीट की है और आप डिप्लोमा करना चाहते हैं किसी अदर स्पेशलाइजेशन में, तो उसके लिए आप 3 इयर्स के बाद ही एलिजिबल हो सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री। उसी तरीके से अगर आपने डिप्लोमा किसी ब्रांच में किया है और अनदर डिप्लोमा के लिए आप अगर एलिजिबिलिटी चाहते हैं अदर ब्रांच से, तो 2 इयर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर मध्य प्रदेश पीजी मेडिकल सीट्स 50% सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सीट एक्सेप्ट एनआरआई। एलिजिबल कौन कौन से हो सकते हैं? जो 50% सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट एनआरआई। ये एनआरआई और ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर अदर स्टेट के हैं तो। बट राउंड 1 में ये कंप्लीट पैक रहता है स्टेट काउंसलिंग में ओनली फॉर डोमिसाइल एप्लीकेंट के लिए। राउंड 2 से आप एलिजिबल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश एक पार्शियल क्लोज स्टेट है। राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन तो आप कर सकते हैं, बट चॉइस फिलिंग अलाउ सेकेंड राउंड से। कैंडिडेट हु फॉल अंडर एनी वन ऑफ द कैटेगरी मेंशन बिलो। कैटेगरी 1, कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश इररिस्पेक्टिव ऑफ एमबीबीएस स्टेट या इंक्लूडिंग एफएमजी। ऐसे एप्लीकेंट जिनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है और वो भले एमबीबीएस स्टेट से किए हो या अदर स्टेट से किए हो या एफएमजी क्वालिफाई हो, ऐसे एप्लीकेंट को भी कैटेगरी 1 में कंसीडर किया जाएगा। ये रूल्स 2024 तक का था दोस्तों। इस वर्ष की रूल्स का नेटिविटी का लेकर मध्य प्रदेश ने नोटिस अभी तक जारी किया था कि नेटिविटी का लाभ नहीं मिलेगा। कैटेगरी 1 में वही एप्लीकेंट एलिजिबल होगा जो मध्य प्रदेश से यूजी किया हो, भले वो मध्य प्रदेश का रहने वाला हो या अदर स्टेट का रहने वाला हो। अगर यूजी है तो कैटेगरी 1 में जाएगा। मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिसने अपनी सर्कुलर में अभी कैटेगरी बी को खत्म करने का प्रावधान किया। हालांकि इसको लेकर अभी पीआईएल लगा हुआ है, आदेश आना बाकी है। मैं जो ये शेड्यूल है, जो कैटेगरी है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो रूल्स है, वो लास्ट ईयर का आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। कैटेगरी 2 में कैंडिडेट हु हैव पास्ड एमबीबीएस फ्रॉम ए मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये 2 कैटेगरी है, इधर आपके पास डोमिसाइल हो, इधर आपने एमबीबीएस किया हो मध्य प्रदेश से। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। सीट्स एलिजिबिलिटी मध्य प्रदेश पीजी मेडिकल सीट स्प्लिट इन मध्य प्रदेश काउंसलिंग। एक बार देखते हैं कि सीटों का एलिजिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मध्य प्रदेश में, कैसी काउंसलिंग होती है, कितने % सीटों पे मध्य प्रदेश स्टेट डोमिसाइल काउंसलिंग अथॉरिटी मतलब कि एमपीडीएमई कराती है। तो सीट एलिजिबिलिटी मध्य प्रदेश पीजी मेडिकल सीट्स स्प्लिट को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट सीट पे एमबीबीएस फ्रॉम मध्य प्रदेश और परमानेंट रेसिडेंस ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग एफएमजी को एक्सेप्ट करता है मध्य प्रदेश अगर स्टेट डोमिसाइल का एप्लीकेंट है और अदर कंट्री से यूजी करके एफएमजी क्वालिफाई करके यहां से इंटर्नशिप किया या कहीं से भी उसके पास डिग्री हो, रिलेवेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री हो, तो वो 50% स्टेट गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल होता है। मतलब कि डोमिसाइल हो और या तो मध्य प्रदेश से एमबीबीएस डिग्री किया हो
तो बच्चा 50% स्टेट गवर्नमेंट की सीटों पे एलिजिबल है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की प्राइवेट मेडिकल सीट्स पे क्या रहता है सिचुएशंस, कितने परसेंट सीट की काउंसलिंग, कौन कौन एलिजिबल रहता है। तो मध्य प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस जो होती है एफआरसी डिसाइड करती है, या फिर जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एमपी यूआरसी, मध्य प्रदेश परमानेंट रेसिडेंट हो वो एलिजिबल है प्रायोरिटी में। अदर देन कैंडिडेट हु आर नॉट एमपी एमबीबीएस और एमपी डोमिसाइल आर एलिजिबल फॉर बैलेंस सीट फॉर राउंड 2। मध्य प्रदेश का परमानेंट रेसिडेंसी हो, मध्य प्रदेश से एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट हो तो प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 2 में ऐसे एप्लीकेंट जिसके पास कि मध्य प्रदेश एमबीबीएस की डिग्री नहीं है बट मध्य प्रदेश का डोमिसाइल एलिजिबिलिटी है, तो ऐसे एप्लीकेंट भी प्रायोरिटी 2 में एलिजिबल रहते हैं। ऐसे एप्लीकेंट 85% की सीट पे मध्य प्रदेश में काउंसलिंग करा सकते हैं। फ्रॉम राउंड 2 रेस्ट ऑफ द सीट्स आर अवेलेबल फॉर द मध्य प्रदेश एमपी एमबीबीएस या एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट बट ओनली आफ्टर ऑल एमपी एमबीबीएस और एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट आर अलाउड। जो 15% सीट्स है एनआरआई कोटे के लिए, यहाँ को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये 85% सीट्स पे मध्य प्रदेश के डोमिसाइल एप्लीकेंट और साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश का एमबीबीएस है तो प्रायोरिटी 1 में एलिजिबल है। प्रायोरिटी 2 में मध्य प्रदेश का डोमिसाइल हो, एमबीबीएस अदर स्टेट से किया हो या अदर स्टेट का हो मध्य प्रदेश से एमबीबीएस किया हो, ऐसे कैंडिडेट प्रायोरिटी 2 में एलिजिबल होते हैं। राउंड 2 में अदर स्टेट का एप्लीकेंट कुछ ब्रांचेस के सीटों पे फाइट कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे ये पार्शियल क्लोज स्टेट है, प्रायोरिटी मैं 85% सीट्स पे पहले मध्य प्रदेश के ही एप्लीकेंट को मिलेगा, बची हुई रिमेनिंग सीट पे ही अदर स्टेट का, जब मध्य प्रदेश का एप्लीकेंट नहीं रहेगा देन आपका अलॉटमेंट हो सकता है जो अदर स्टेट के एप्लीकेंट है 85% में। मध्य प्रदेश प्राइवेट सीट्स एनआरआई कोटा, यहाँ पे एनआरआई के लिए भी सेम रूल्स है कि मध्य प्रदेश में 15% एनआरआई कोटे की सीट्स होती है, जिसमें प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 स्टूडेंट के बाद अगर सीट बचती है तो अदर स्टेट के एप्लीकेंट को अलॉट होगा दोस्तों। यानी कि मध्य प्रदेश डोमिसाइल का रिजर्वेशन जो है या उसकी नेटिविटी का या मध्य प्रदेश यूजी का लाभ प्रायोरिटी पहले मध्य प्रदेश के एनआरआई सीट्स पे पहले उन्हीं को मिलने वाला है। देन रिमेनिंग बची हुई सीटों पे अदर स्टेट का एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। एनआरआई कोटा 15% सीट्स इन प्राइवेट कोटा एलिजिबिलिटी मेडिकल कॉलेज। एलिजिबिलिटी क्या है तो कैंडिडेट हु आर एनआरआई, या तो एनआरआई हो या ओसीआई हो या स्पॉन्सर्ड बाय एनआरआई या ओसीआई, या तो कैंडिडेट एनआरआई हो या ओसीआई खुद हो या स्पॉन्सर्ड बाय एनआरआई और ओसीआई, किसी एनआरआई से स्पॉन्सर्ड हो या ओसीआई से स्पॉन्सर्ड हो। एज पर एलिजिबिलिटी रूल्स एमपी डोमिसाइल और एमपी एमबीबीएस आर फर्स्ट प्रायोरिटी and in the second round candidate who are not MP domicile or MP MBBS are allotted। सेकेंड राउंड में अदर स्टेट के एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज पर नॉर्म्स लेड आउट इन WP 689/2017 कैंडिडेट शुड बी एनआरआई या स्पॉन्सर शुड बी एनआरआई, ये दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो एनआरआई के लिए क्लेम होगा, स्पॉन्सर इज एनआरआई, एनआरआई का पासपोर्ट चाहिए ऑब्लिक ओसीआई कार्ड चाहिए, एनआरआई स्टेटस सर्टिफिकेट बाय इशू एम्बेसी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल कॉपी चाहिए। मतलब अगर एनआरआई है या स्पॉन्सर एनआरआई है तो उसका एनआरआई स्टेटस सर्टिफिकेट इशू जो कि वहां की एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से इशू होना चाहिए उस कंट्री का, और उसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए एट दैट टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। दोस्तों इस बात को बहुत बारीकी से आपको समझने की चीज है। मध्य प्रदेश एक इकलौता राज्य है जहां पे एनी स्पॉन्सरर चलता है। यहाँ पे फर्स्ट डिग्री स्पॉन्सरर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई भी स्पॉन्सर जो एलिजिबल है एनआरआई या ओसीआई वो स्पॉन्सर कर सकता है आपको। सेकंड, नोटराइज एफिडेविट बाय एनआरआई कैंडिडेट विथ रिलेशनशिप मेंशन साइंड बाय कैंडिडेट 1000 के स्टाम्प पेपर पे ये आपको प्रोफार्मा तैयार करना है। नोटराइज बाय लीगल गार्डियन स्पॉन्सर रिलेशनशिप मेंशन, या तो आपके पेरेंट्स भी इसके लिए एफिडेविट ऑथराइज कर सकते हैं कि हम जो डेटा पुट कर रहे हैं, जो हमने रिलेशन दिखाया वो सही है। एनआरआई ओसीआई स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट ड्यूली नोटराइज इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंस, जिस कंट्री में एनआरआई ओसीआई रह रहा है वहां का नोटराइज सर्टिफिकेट भी
होना चाहिए, लेकिन उसी कंट्री का होना चाहिए। शुड बी एबव 50 परसेंटाइल इन नीट पीजी 2024। कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर एनआरआई कोटा आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ओपन कैटेगरी अनरिजर्व सीट्स, नो रिजर्वेशन इज अप्लीकेबल इन एनआरआई सीट्स। मतलब कि एनआरआई कोटे में किसी भी तरीके का कैटेगरी का रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। हर एप्लीकेंट जो एनआरआई में पार्टिसिपेट करेगा मध्य प्रदेश में, वो जनरल एलिजिबिलिटी के अंदर काउंट होगा, यानी कि उसकी जो परसेंटाइल होगी वो जनरल एलिजिबिलिटी की होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहते हैं, और ये क्वेश्चंस और ये जो आज जो अभी जो टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं काफी बार विवादों में आता है, तो इसको बहुत हमें बारीकी से समझना होगा कि एलिजिबल रिलेटिव फॉर एनआरआई स्पॉन्सर, एमपी के लिए जो एलिजिबिलिटी है जो स्पॉन्सर की वो कैसी होनी चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है, या फिर उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15% एनआरआई कोटे में एक क्वेश्चंस उठना लाजमी है। इसको हम एक बार डिटेल एनालिसिस करते हैं। एलिजिबल रिलेटिव फॉर एनआरआई स्पॉन्सर, जनरली द स्पॉन्सर मस्ट बी क्लोज ब्लड रिलेटिव ऑफ द कैंडिडेट। मैक्सिमम टाइम जनरली स्पॉन्सर जो होता है क्लोज रिलेटिव होता है कैंडिडेट का, लाइक चाइल्ड ऑफ एनआरआई मतलब कि पेरेंट्स, चाइल्ड ऑफ एनआरआई यानी पेरेंट्स। दूसरा सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकता है, अंकल या आंटी भी हो सकता है, अंकल या आंटी भी हो सकती हैं। अब यहां पे देखते हैं एलिजिबिलिटी में ग्रैंड फादर ऑफ कैंडिडेट, ग्रैंड मदर ऑफ कैंडिडेट, मैटरनल में ग्रैंड मदर ऑफ कैंडिडेट, ग्रैंड फादर ऑफ कैंडिडेट। मैटरनल में ग्रैंड मदर मतलब मम्मी के नाना नानी भी हो सकते हैं, पैटर्नल अंकल फादर के जो ब्रदर हैं वो हो सकते हैं स्पॉन्सर में, खुद फादर हो सकते हैं, सन ऑफ डॉटर अंकल के डॉटर सन जो है वो भी आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं, सिबलिंग ऑफ द फादर कैंडिडेट, रियल ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कैंडिडेट जो है उसकी रियल ब्रदर सिस्टर भी एलिजिबल है जो हो सकते हैं। यहाँ पे मदर खुद स्पॉन्सर कर सकती है, मैटरनल अंकल यानी कि मामा भी कर सकते हैं, या मामा के बच्चे कर सकते हैं, ये या मासी कर सकती है जो स्पॉन्सर यहाँ पे। तो जनरली जो एनआरआई के लिए टाइप 1 टाइप 2 टाइप का जो यहाँ प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 टाइप का जो स्पॉन्सरर है उसको मैंने आप लोग के बीच में डिस्कस करने की कोशिश की है। हालांकि अभी टिल डेट तक मध्य प्रदेश में एनी स्पॉन्सर, यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों के बीच में क्लियर करूं, मध्य प्रदेश में जो स्पॉन्सर्स का रूल है एनआरआई, एप्लीकेंट खुद एनआरआई हो, एप्लीकेंट एनआरआई हो या चाइल्ड ऑफ एनआरआई हो, चाइल्ड ऑफ एनआरआई हो, या किसी भी अप्रवासी भारतीय पर आश्रित हो, अप्रवासी भारतीय पर आश्रित हो दोस्तों। यानी कि चाइल्ड ऑफ एनआरआई है तो बहुत अच्छी बात है, कैंडिडेट खुद एनआरआई हो तो अच्छी बात है, या ब्लड रिलेटिव के ऊपर डिपेंड हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज कोई भी अप्रवासी भारतीय जो एनआरआई सर्टिफिकेट अपना दे सकता है, जो एलिजिबल है, उसकी एनआरआई सर्टिफिकेट इशू बाई एम्बेसी, जो वहां की रिलेवेंट एम्बेसी है वहां से इशू हो, या ओसीआई कार्ड होल्डर हो तो एलिजिबल हो सकता है। तो दोस्तों अब एक बार देखते हैं कि रिजर्वेशन इन पीजी मेडिकल फॉर मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन कितने परसेंट किसको मिलता है। तो यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% सीट रहती है, एससी के लिए 16% की रिजर्व सीट है, 16%, एसटी के लिए 20%, ओबीसी के लिए 14%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% का रिजर्वेशन मिलता है। दोस्तों रिजर्वेशन जो ये अप्लीकेबल है, जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज, ये ओनली फॉर मध्य प्रदेश स्टेट कैंडिडेट या मध्य प्रदेश स्टेट से जो रेसिडेंट है उनके लिए। ओबीसी रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट। जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है ओनली फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई होगा, बाकी की जो ये रिजर्वेशन है वो कैटेगरी की प्राइवेट में अप्लाई रहती है। 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मिलता है, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट। अदर देन ईडब्ल्यूएस इज एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट
एंड प्राइवेट स्टेट अंडर मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग। तो गवर्नमेंट के, चाहे वो ऑल इंडिया हो चाहे स्टेट का हो, उसकी काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है 10% का, वो अप्लाई होता है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट में ईडब्ल्यूएस अप्लाई नहीं होता दोस्तों। स्टेट इन सर्विस को समझ लेते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट इन सर्विस कोटा से है तो उसको क्या फायदा मिलता है, क्या लाभ मिलता है। 30% ऑफ सीट्स इन ऑल मेडिकल कॉलेजेज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आर रिजर्व फॉर इन सर्विस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट who have done minimum 3 years rural remote difficult area. Incentive marks 10%, 20%, 30% as per the policy. इन सर्विसेज कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन मिलता है, 30% का लाभ मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट में। बट अगर 30% का कंप्लीट आपको लाभ लेना है तो 3 इयर्स का रूरल रिमोट या डिफिकल्ट एरिया में सर्विस आपकी होनी चाहिए। अगर आपने सर्विस 1 ईयर किया है तो भी आपको लाभ मिलेगा 10% का, अगर 2 ईयर किया है तो 20% का, 3 ईयर अगर कंप्लीट किया है तो 30% का इंसेंटिव मिलेगा आपको, जो कि इन सर्विस एप्लीकेंट के लिए। एनआरआई सीट्स के लिए 15% सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आर रिजर्व फॉर एनआरआई एप्लीकेंट। नो रिजर्वेशन इन एनआरआई कोटा, किसी तरीके की यहाँ पे कास्टिज्म, किसी तरीके का यहाँ पे पीडब्ल्यूडी, इसकी प्राइवेट कोटा में कोई रिजर्वेशन एनआरआई में नहीं मिलता। एनआरआई एप्लीकेंट ऑलवेज जो उसकी नंबर है वो भले किसी कैटेगरी का हो, जनरल एलिजिबिलिटी होना चाहिए दोस्तों। इन द फर्स्ट फेज ऑफ एमपी डोमिसाइल एनआरआई कैन फिल चॉइसेस। फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में भी प्रायोरिटी एमपी डोमिसाइल या एमपी यूजी एप्लीकेंट के लिए एनआरआई में पहले उनको सीट अलॉट होगी। अदर स्टेट एनआरआई कैन फिल सब्सिक्वेंट फेजेज। पहले फर्स्ट प्रेफरेंसेस एनआरआई डोमिसाइल, मतलब एमपी डोमिसाइल फॉर एनआरआई या एमपी यूजी फॉर एनआरआई, सेकेंड अदर के लिए आपको सबसिक्वेंस बना रहेगा। एनआरआई कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर ओपन कैटेगरी रिजर्व अनरिजर्व सीट इफ एलिजिबल एज पर द क्राइटेरिया, एंड एनआरआई कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर ओपन अनरिजर्व सीट इफ एलिजिबल एज पर क्राइटेरिया। अगर सीटों की संख्या एनआरआई में अगर सपोज बच जाती है और एनआरआई कोटा 3 राउंड तक मध्य प्रदेश में रहता है, राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड, आफ्टर मॉप अप राउंड एनआरआई सीट कन्वर्टेड मेरिट सीट। तो अगर मॉप अप राउंड तक अगर एनआरआई सीट बच जाती है अलॉटमेंट के बाद, तो अगले राउंड में वो नॉर्मल सीट पे कन्वर्ट हो जाती है। एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश के लिए है उसको समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश की डीएमई, एमपी डीएमई जो है mponline.gov.in के पोर्टल पे आपको रिजर्वेशन करना है, या MPDME के पोर्टल पे प्रोफाइल को लॉगिन करना है और रिस्पेक्टिव ऑर्डर में आपको काउंसलिंग करना है। सबसे पहले क्रिएट द प्रोफाइल करना है, जिसमें रोल नंबर, सेक्रेट की आपका डलेगा, DOB फॉलोड बाय नीट पीजी स्कोर, इंटर कैंडिडेट डिटेल, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट, क्रिएट पासवर्ड एंड कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएशन। सबसे पहला फेज है काउंसलिंग का कि आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। सेकेंड, इंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल, इंटर द डोमिसाइल, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई स्टेटस, जो भी आपके डिटेल है, जिस कैटेगरी में आप पाते हो, जिस कोटे के तहत आप काउंसलिंग कराना चाहते हो, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको जो पीडीएफ अपनी डिटेलिंग सब करनी है सबमिट, वो पीडीएफ फॉर्मेट में करनी है, जिसमें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होगा, नीट एडमिट कार्ड होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो एफिडेविट रिगार्डिंग डोमिसाइल जरूर बनता है। अगर आप मध्य प्रदेश के डोमिसाइल हो तो आपको एक एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ता है कि हाँ, जो मैंने रिजर्व डोमिसाइल लगाया हो सत्य है और मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसकी लायबिलिटी को। ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। देन रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना है, फिर कंप्लीट पेमेंट होने के बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप को आपको डाउनलोड करना है। इतने 4 स्टेप है मध्य प्रदेश काउंसलिंग में। अगर रजिस्ट्रेशन करते हो या पार्ट कर लेना चाहते हो तो 4 स्टेप में आपको मध्य प्रदेश की काउंसलिंग को कंप्लीट करनी रहती है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना रहता है। आफ्टर फी पेमेंट आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको रिसीव करना है दोस्तों, तो डाउनलोड करना है, सॉरी। तो आपको ये कंप्लीट प्रोसेस को करना है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन एडमिशन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कोटा के लिए। तो अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं या गवर्नमेंट कोटा का लाभ लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश का, तो नीट पीजी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, प्रिंट नीट पीजी का एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है, और यही सेम चीज आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में जो अपलोड करेंगे वो प्रिंट आउट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अगर तो उसको भी अप्लाई करना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपके पास होना चाहिए,
मे बी 10th के मार्कशीट में, 12th के मार्कशीट में है, ओरिजिनल के साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग लेके जाना है। आफ्टर अलॉटमेंट आपको स्क्रूटनी कराते समय ये ओरिजिनल कॉपी के साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी साथ में लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपने डोमिसाइल हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो, ओरिजिनल के साथ 2 सेट अटेस्टेड कॉपी इसका भी लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट का, अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट से हो, अगर आपको इनकम, आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट क्राइटेरिया में आते हो किसी स्कॉलरशिप के तहत, तो उसको भी आपको लेके जाना है। एमबीबीएस की सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल प्लस 2 सेट अटेस्टेड। फिर इंटर्नशिप कंप्लीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपने मध्य प्रदेश एमपी डीएमई पे आप काउंसलिंग करेंगे उसका भी रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए। और एक ओरिजिनल, एक 2 सेट फोटोकॉपी। कास्ट अगर है तो कास्ट सर्टिफिकेट, AWS है तो AWS होना चाहिए। एफिडेविट होना चाहिए, अगर PWD है तो PWD का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड। एनओसी इन सर्विस कैंडिडेट है तो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए इन सर्विस का एनओसी। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट लेटर आता है उसको लेकर जाना है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, एट दैट टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको जाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि फी फॉर मध्य प्रदेश पीजी मेडिकल सीट्स के लिए क्या लगती है काउंसलिंग फीस। तो दोस्तों काउंसलिंग फीस को एक बार समझते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फीस 1100 है मध्य प्रदेश में। आप नॉर्मल कोटे में रजिस्ट्रेशन कराइए या गवर्नमेंट कोटा में कराइए, 1100 का आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। या एनआरआई के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो भी आपको 1100 ही पे करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट बिफोर राउंड 2, राउंड 1 में किसी तरीके का गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता है। राउंड 2 में अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट करते हैं और यूआर कैटेगरी है तो 25,000, अगर आप अदर रिजर्वेशन से हैं ओबीसी SC ST तो 12,500 आपको एज ए सिक्योरिटी पे करना है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मेरिट सीट पे आप जाते हैं तो 2 लाख रुपए की आपको सिक्योरिटी पे करना है। ये सभी के लिए है, चाहे वो यूआर हो, ओबीसी हो, SC हो। एनआरआई अगर एप्लीकेंट है, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है। अमाउंट एडजस्टेड विद द ट्यूशन फीस, अगर सपोज आपको सीट अलॉट हो गई तो ये जो अमाउंट है आपके ट्यूशन फीस में से माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर सपोज आपकी फीस 12 लाख रुपए एक एग्जांपल के तौर पे, तो आफ्टर अलॉटमेंट 2 लाख रुपया जो है आपका एडजस्टेड हो जाएगा ट्यूशन फीस में, रिमेनिंग 10 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से एनआरआई कोटे में सपोज 60 लाख की पर एनम की फीस है किसी ब्रांच की, तो आपको वहां पे 10 लाख रुपए आपका ऑलरेडी पेड रहेगा आफ्टर अलॉटमेंट, रिमेनिंग 50 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट बिफोर मॉपअप सेम है, फॉर एनी सीट 2 लाख रुपए की आपको सिक्योरिटी मेरिट की पे करनी है। एनआरआई के लिए 10 लाख रुपए की पे करनी है। या एक बात और है, मॉपअप राउंड में अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करते तो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग अलाउड ओनली आफ्टर पेमेंट। ट्यूशन फी गवर्नमेंट कॉलेज का लगभग टेंटेटिव 1 लाख रुपए पर ईयर है, और प्राइवेट में ये आपके पास वेरिएशन है ब्रांच के हिसाब से, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल के हिसाब से। एक टेंटेटिव आपके सामने हमने फीस स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर दे रहा हूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1 लाख रुपए, चाहे वो प्री क्लिनिकल हो, वो पैरा क्लिनिकल हो या क्लिनिकल हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूट फीस क्या है, तो यहाँ पे 97,000 से लेकर 10 लाख रुपए प्री क्लिनिकल में है, यानी कि 1 लाख रुपए अमूमन 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में प्री क्लिनिकल में है। पैरा क्लिनिकल में भी 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है। और जो क्लिनिकल ब्रांचेज है प्राइवेट में, यहाँ पे 13 लाख पर एनम की फीस से लेकर 22 लाख रुपए की फीस लगती है दोस्तों। अब एनआरआई के लिए क्लिनिकल, यहाँ पे अमूमन 99% जो ब्रांचेज है क्लिनिकल ही एनआरआई में है दोस्तों। नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज और पैरा क्लिनिकल ब्रांचेज एनआरआई कोटे में नहीं अवेलेबल। तो एनआरआई कोटे में क्लिनिकल ब्रांच की जो फीस कैलकुलेट करने का एक सिंपल मेथड है कि सपोज आपकी फीस 22 लाख रुपीज की है तो एनआरआई में 3.5 टाइम की ट्यूशन फीस मिलती है। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपकी 20 की फीस है तो 3.5 में आपके पास फीस आएगी एनआरआई की 70 लाख की दोस्तों। यूजी में मध्य प्रदेश में एनआरआई का नॉर्मल फीस का 3 टाइम होता है और पीजी में 3.5 टाइम होता है दोस्तों। इस मार्क को आपको याद रखना है। जो नॉर्मल फीस, आपके बहुत सारे क्वेरी रहते हैं कि एनआरआई फीस कितनी होगी, तो नॉर्मल फीस जो अगर आपके पास वेबसाइट पे अवेलेबल दिख रही है उसका 3.5 कर लीजिए क्लिनिकल में, तो आपको एनआरआई की फीस निकल के आ जाएगी मध्य प्रदेश की। दोस्तों अब सर्विस बॉन्ड और पेनाल्टी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट सीट्स पे क्या रहती है। सर्विस बॉन्ड फॉर बोथ ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा कैंडिडेट अदर देन इन सर्विस। 1 ईयर की आपके पास सर्विस है,
और अगर इसको आप ब्रेक करते हैं तो 10 लाख रुपीज की आपको आफ्टर डिग्री 1 ईयर आपको सर्विस देना पड़ेगा, अदरवाइज 10 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर कैंडिडेट इन सर्विस है और इन सर्विस कैंडिडेट जो लाभ लिया है तो उसको 5 ईयर का इन सर्विस कोटा से अगर उसने एडमिशन लिया है, उस कैंडिडेट को 5 ईयर्स का मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में सर्विस देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सर्विस बॉन्ड ब्रेक करता है तो 50 लाख रुपीज की पेनल्टी देना पड़ेगा। अब अगर ड्यूरिंग द कोर्स डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी क्या है? अगर ड्यूरिंग द कोर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को आप डिसकंटिन्यू करते हो तो 30 लाख रुपीज की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। और द सीट आफ्टर द डेडलाइन प्रिस्क्राइब डेडलाइन माइट बी 2 days बिफोर राउंड 3 स्टार्ट। मतलब अगर जो ड्यू डेट है जिसमें आप अपने लिए कैंसिलेशन कर सकते हैं, अगर एग्जिट से पहले अगर आप कर लेते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है। अगर आपने डेट को क्लोज हो गया उसके बाद अगर आप सीट लिविंग पेनल्टी या सीट डिसकंटिन्यू करते हो तो 30 लाख रुपए का पेनल्टी लागू होता। मतलब कि सीट लिविंग पॉलिसी आपके पास लागू हो जाएगा। सेम सीट लिविंग पॉलिसी का रूल्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी है। अगर ड्यूरिंग द डेडलाइन अगर आप कैंसिलेशन करते हो तो कुछ 3% का अमाउंट या एक स्पेसिफिक 2 लाख रुपए का अमाउंट डिडक्ट होकर पूरा अमाउंट आपका रिफंड हो जाता है। अदरवाइज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिजाइनेशन अगर आप करते हो तो आपके पास सीट लिविंग बॉन्ड की पेनल्टी लागू हो जाती है। दोस्तों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो स्टाइपेंड है, फर्स्ट ईयर में 75,000, सेकेंड ईयर में 77 और थर्ड ईयर में 80,000 का स्टाइपेंड मिलता है। दोस्तों, ये रही आज की इस वीडियो में। हमने मध्य प्रदेश को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस, एनआरआई कैंडिडेट के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, क्या स्पॉन्सरशिप कौन कर सकता है, इसके साथ ही साथ बॉन्ड और पेनल्टी के बारे में बताया। इन सर्विस एप्लीकेंट के लिए क्या रूल्स लागू होता है उसको भी हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। दोस्तों, बस इतना ही। मध्य प्रदेश से रिलेटेड अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो नीट पीजी को लेकर, या स्पेसिफिक आप किसी और पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं, या किसी कॉलेज के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट वीडियो में आप उस टॉपिक पे आपके लिए मैं डिटेल एनालिसिस लेकर आऊं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे कि एमबीबीएस वाला का लेटेस्ट वीडियो या नोटिफिकेशन जो नीट पीजी को लेकर हो आप तक समय से पहुंचते रहे, जिससे कि आपको एक डिटेल एनालिसिस हो कि नीट पीजी की काउंसलिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।